डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज वर्कशीट नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। आज आपको पिछली जो आपको वर्कशीट थी उसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव समझाया था। आज उसके आगे का जो लॉ है वो है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वह एक साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था मेंडलीव। तो मेंडलीव के बारे में आपको यहाँ पर इस बॉक्स में उसकी कुछ हिस्ट्री दे रखी है। मेंडलीव रशिया देश का था और 8 फरवरी का उसका बर्थडे था। उसने सबसे पहले एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में रखा था। टेबल आपको एक व्यवस्थित एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, उसे टेबल बोलते हैं, सारणी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो आपको लैब में कई बार एक चार्ट टंगा हुआ देखा होगा पीरियोडिक टेबल का, और आपकी प्रैक्टिकल में भी है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो वैसे, लेकिन उससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो सबसे पहले मेंडलीव ने बनाई थी, जिसका आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है। तो मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है क्योंकि उसका सबसे पहले कंट्रीब्यूशन था इस काम के लिए। इससे पहले हालांकि आपने न्यूलैंड के बारे में भी पढ़ा, डोबेराइनर के बारे में भी पढ़ा, लेकिन उससे ज़्यादा पहचान इसको दी गई। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अब आपने उस बात को ध्यान से सुनना है। इसने सबसे पहले मेंडलीव ने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखना शुरू किया और उसने देखा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सिमिलरिटी आनी शुरू हो गई। एक दूसरे के नीचे जो एलिमेंट्स उसने रखे वो एक दूसरे के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सिमिलर थे। तो उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बन गई और उसने उसका नाम रख दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसने किस बेस पे अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो आपको पता होना चाहिए। तो उसने सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसका मेन जो पॉइंट था वो था उनका एटॉमिक मास। वो उनका एटॉमिक मास था, ये आपको ध्यान से एक क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आएगा इसका आंसर लिखना। और इसके अलावा सिमिलरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसने बेसिकली 2 पॉइंट लिए थे कि बढ़ता हुआ एटॉमिक मास और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़। तो इसके बेस पे उसने पीरियोडिक टेबल बनाई। कोई भी पीरियोडिक टेबल आपने एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, उसमें जो एलिमेंट ऊपर से नीचे रखे जाते हैं उसे वर्टिकल अरेंजमेंट बोलते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को ग्रुप बोलते हैं। तो व्हाट इज ग्रुप? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ग्रुप। और दूसरा जो तरीका है, अगर हम एलिमेंट्स को लेफ्ट से राइट साइड जाके रखें, बाएं से दाईं तरफ अगर हम उनको रखें, ये अगर पीरियोडिक टेबल है और आपने उसमें ऐसे 1 2 3 जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से एलिमेंट्स को रख दिया है बाएं से दाईं तरफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। तो पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी? द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। हॉरिजेंटल क्या होता है? बाएं से दाएं अगर रख रहे हैं, और ऊपर से नीचे अगर हम देख रहे हैं तो उसे वर्टिकल बोलेंगे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियड। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको डिटेल में इसके बाद बताई जाएगी, लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसका मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको टोटल ऊपर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक और इसके साइड में भी है, साइड में आपको दिखाई देगा एक और, ये रहा, ठीक है। तो ये टोटल 8 क्या हो गए उसके? ग्रुप। तो 8 क्या थे उसमें? ग्रुप थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। और इसके अलावा अगर आप इसको इधर देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये यहाँ पर, ये रही इधर। तो ये लेफ्ट से राइट अगर आप देखोगे, पहली लाइन है, दूसरी है, तीसरी है, ऐसी ऐसी आपको कितनी लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? टोटल 6। तो यहाँ पर आपको 6 लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर पीरियड कितने हैं? 6 पीरियड। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किससे मिलकर बनी है? 8 ग्रुप और 6 पीरियड से मिलकर ये बनी है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपने सुननी है, हर ग्रुप के ऊपर आपको एक वर्ड दिखाई देगा ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं उन सभी की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के देखी और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के देखी, और जो उसका ऑक्साइड आया, मान लीजिए हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो वो क्या रिएक्शन करेगा? सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। आर की जगह आपने सोडियम को रख देना है तो वो आएगा Na2O। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कोई और एलिमेंट, पोटेशियम को देखते हो, के को, तो पोटेशियम ने जब रिएक्शन की ऑक्सीजन से तो उसने क्या किया? K2O। तो इन सभी का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का जो तरीका वो एक जैसा था, तो इनके ऑक्साइड एक जैसे बने। और अगर इनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई उसने तो वो हाइड्राइड भी एक जैसे बने। हाइड्राइड का मतलब क्या होगा? अगर पोटेशियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई तो KH बना, सोडियम की करवाई तो NaH बना।
तो जितने भी एलिमेंट्स किसी ग्रुप में हैं उन सब का ऑक्साइड बनाने का तरीका और हाइड्राइड बनाने का तरीका एक जैसा था, और इसलिए उनके फार्मूले भी एक जैसे ही आएंगे ऑक्साइड के और हाइड्राइड के। अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप की, जैसे उदाहरण के लिए कार्बन का अगर कोई पूछे ऑक्साइड कैसा होगा, तो आपने ऊपर जाना है, आर की जगह सी रख दोगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये कार्बन का ऑक्साइड है। और अगर कोई पूछे कार्बन के हाइड्राइड का फार्मूला बताओ, तो आर की जगह आपने सी लिख देना, CH4, ये कार्बन का हाइड्राइड होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का ऑक्साइड और हाइड्राइड उसने बना के देखा, जिनका ऑक्साइड और हाइड्राइड एक जैसा आया उसने उसको एक लाइन में रख दिया और उनको एक ग्रुप में उसने शामिल कर लिया, और इस प्रकार उसने देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं और उसने उनकी एक टेबल बना ली। तो ऐसी ऐसी कितनी उसके अंदर थी, ग्रुप कितने थे, 8 थे जो मैंने अभी आपको बताया, और पीरियड कितने थे, 6 थे। तो ये मेंडलीव की बनी हुई पीरियोडिक टेबल है, और उसके बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए आपको वापस अपनी वर्कशीट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी वर्कशीट आ गई है। अब मेंडलीव ने जो जो काम किया उसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 63 एलिमेंट्स ही उसने रखे थे, और उसने उनके बीच में एटॉमिक मास में और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में संबंध को अपनी टेबल में शो किया था कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके मास में क्या रिलेशन है। उसके बेस पे उसने 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। दूसरा, उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बना के चेक किए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसने सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए, तब उनके बीच में रिलेशन देखा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया, ये क्वेश्चन भी है अभी आपका, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ज़्यादातर कंपाउंड्स जो आपके चारों तरफ हैं उनमें ये एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं और हाईली रिएक्टिव हैं, इसलिए उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट किया मेंडलीव ने। उसके बाद फोर्थ आपको दिखाई देगा, ये पॉइंट फिर से वही है कि हाइड्राइड और ऑक्साइड का जो भी फार्मूला उसको मिला एलिमेंट्स का, उसके बेस पे उसने उनकी प्रॉपर्टीज को अरेंज किया। और पांचवा पॉइंट है, एलिमेंट्स जिनके बीच में एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको उन्होंने एक दूसरे के नीचे रख दिया, और उसने देखा कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में भी अरेंज हो गए, यानी कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब उसने उनको रखा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। और उसने एक बात और देखी कि एक जैसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एक निश्चित टाइम के बाद दोबारा अपने स्थान पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपने न्यूलैंड में देखा था कि पहले की जो प्रॉपर्टीज है वैसे ही 8वें नंबर वाले की थी, 8वें को अगर आप 1 मान के चलते हो तो फिर से जो 8वां आएगा उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और लास्ट में उसने एक लॉ बनाया जिसे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये उसका मेंडलीव का लॉ है। इसने क्या कहा था कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास ही उनकी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये उसका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो अभी मैंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बताई थी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी में से सॉल्व करना है आपने। इसमें आपको बताना है कि पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये जो आपको एलिमेंट्स बताए हैं इन सब के आपने ऑक्साइड के फार्मूले बताने हैं। तो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब मैं इसका तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले पोटेशियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके सबसे ऊपर वाले ग्रुप में, उसके ग्रुप के ऊपर जो ऑक्साइड लिखा वो देखना है। तो चलिए हम देखते हैं उसको। आप फिर से अपनी पीरियोडिक टेबल पे आ जाइए। तो यहाँ पर आप देखना आपने ध्यान से, सबसे पहले मैं के की बात करता हूँ पोटेशियम। तो आपको यहाँ पर पोटेशियम ये दिख रहा है, तो पोटेशियम के ऑक्साइड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने आर की जगह पर इसको लिख देना है। तो K2O, ये आपका पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया। उसके बाद उसने पूछा है कार्बन का बताओ, तो कार्बन को आपने ढूंढना है। यहाँ पर कार्बन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, कार्बन है आपका 4th वाले में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये रहा कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के लिए अब आपको क्या करना है, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा CO2, क्योंकि आपने यहाँ पर CO2 आर के स्थान पे इसको रख देना है। ऐसे ही अब आपने एल्यूमिनियम को ढूंढना है। तो आपको एल्यूमिनियम कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ढूंढ के उसके ऊपर के ऑक्साइड को आपने फाइंड आउट करना है। तो एल्यूमिनियम है आपका 3rd में दिख रहा है एल्यूमिनियम, ये रहा। तो आपका क्या होगा फार्मूला, Al2O3। ऐसे ही अब आ जाइए आप, इससे अगला आपको क्या ढूंढना है, एल्यूमिनियम से आगे Ba पे पहुंचो आप। Ba आपको कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, ये रहा आपका Ba।
तो बी ए का क्या आएगा, BaO, क्योंकि इसके स्थान पे आपने उसको रख देना है R के स्थान पर। और लास्ट जो एलिमेंट है आपका वो है Si, सिलिकन। तो सिलिकन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सिलिकन आपका है 4th रो में, ये सिलिकन, ये रहा इस 4th रो में, ये सिलिकन है। तो सिलिकन को आपने फिर यहाँ पर रख देना है SiO2। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड या हाइड्राइड भी निकाल सकते हो। अगर कोई सिलिकन का हाइड्राइड पूछे तो क्या आएगा, SiH4, क्योंकि Si वाले जितने भी इस पूरे ग्रुप में, इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है उसका हाइड्राइड बनाना है तो R की जगह आपने उस फार्मूले को रख देना है और H4 सबके साथ आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद आप वापस पहुंचिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसका बेस क्या था, उसका बेस था एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आपको ये पूरी लाइन लिखनी है एटॉमिक मास वाली। क्या है पूरी लाइन, उसमें आपको लिखना है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये पूरा आपको लिखना है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आओ, व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल को बनाते समय उसने कौन से क्राइटेरिया का यूज़ किया। तो उसके लिए आप यहाँ पर पहुँचिए, तो ये उसका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के लिए द बेसिस ऑफ देयर पीरियोडिक टेबल इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कॉमा एटॉमिक मास दिया है एंड आल्सो द सिमिलरिटी ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें एटॉमिक मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रेफरेंस दी थी। तो आपने ये पूरा यहाँ से लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचिए। नेक्स्ट है आपका वाई डिड मेंडलीव कंसंट्रेट ऑन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, की मेंडलीव ने जो भी टेबल में अपने एलिमेंट्स रखे उनकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही रिएक्शन क्यों की, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन, ये आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं और ये हाईली रिएक्टिव हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है, कंप्लीट द सेंटेंस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप। और उसके बाद क्या बचा आपका, हॉरिजेंटल रो को क्या कहते हैं, पीरियड। तो ये आपका हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है उसके फ़ायदे और नुकसान आप एक बार एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके जो फ़ायदे हैं और उसके मेरिट्स कह लीजिए उनको, और जो उसकी कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं, जिनके बेस पे इसको भी फेल करके नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको ध्यान से करके आज एक बार रीडिंग कर लेना, नेक्स्ट में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।